ओके। सो सबसे पहले हम चैप्टर की बात करते हैं। एंशियंट चैप्टर का है, एंशियंट का फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पन सील की। जो सबसे ज़्यादा एक डिस्टिंक्टिव आर्टफैक्ट यहाँ को देखने को मिला है हमें, ठीक है। ये स्टोन की बनती थी, जिसको हम कहते थे स्टैटेटाइट। एंड जो सील्स हैं, इसमें बेसिकली क्या क्या होता था, हमारा एनिमल मोटिव्स होते थे, मतलब एनिमल का फिगर होता था। एंड देयर इज़ अ साइंस थे जो कि अभी तक अनडाइसिफर्ड है, डाइसिफर नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमें फिर भी बहुत सारे लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने पीछे छोड़ी, जैसे कि घर, पॉट, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। और इन्हीं से हमने एक आर्कोलॉजिकल एविडेंस निकाले हैं। हमने एक्सप्लोर करा है कि कैसे आर्कोलॉजिकल मटेरियल जो है उसको इंटरप्रेट किया है, और कैसे हमने कैसे सारी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो चेंज होती है टाइम टू टाइम। एंड कुछ एस्पेक्ट्स में सिविलाइजेशंस जो हैं वो अननोन भी रही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है। फोटो दे रखी है हड़प्पन सील की, ठीक है। नाउ सो इन द सिविलाइजेशन को हम कहते हैं हड़प्पन कल्चर, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट ने यूज़ करा है टर्म कल्चर को। कल्चर को क्यों करा है? कल्चर को हम कब करते हैं? जहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, जहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो अलग सी होती हैं, और वो यूजुअली एक ही स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में मिलती हैं और एक ही स्पेसिफिक टाइम पे मिलती हैं। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें क्या क्या मिला हमें? सील्स मिली हैं, बीड्स मिली हैं, वेट्स मिले हैं, स्टोन मिले हैं, ब्लेड्स मिले हैं, एवरी इवन क्या मिली है? बेक्ड ब्रिक्स भी मिली है। एंड ये ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, है ना, गुजरात, हर जगह मिले हैं। अब अगर हम देखें हड़प्पा का नाम क्यों पड़ा है, सो हड़प्पा क्या थी? फर्स्ट साइट थी, और जिसमें यूनिक कल्चर डिस्कवर हुआ था पहली बार। सो जो सिविलाइजेशन है उसको हम क्या डेट करते हैं 2600 से लेकर 1900 BC तक। अर्लियर एंड जो लेटर कल्चर्स है, इसके आगे भी देखो कल्चर्स है, इसके पहले भी है, जिनको हम अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन बोलते हैं। एंड जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको हम इसलिए कहते हैं मेच्योर हड़प्पन कल्चर। मतलब जिस टाइम पे हड़प्पा एज अ सिटी पनपी थी, उस टाइम पे उसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज़ मेच्योर कह रहे हैं। पहले और बाद में भी जो है आए हैं। बाकी देख लीजिए बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स की फोटोज़ हैं, ठीक है। तो कल्चर किस बेसिस पे होता है? एक स्पेसिफिक एरिया और पीरियड के बेसिस पे हम इसको कहते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, दैट इज सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ मैच्योर हड़प्पन साइट्स दे रखी हैं, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न दैम। तो सबसे पहले देखते हैं, गुजरात से शुरू करते हैं। तो गुजरात में कौन कौन सी है? धोलावीरा, ठीक है, नागेश्वर, रंगपुर एंड लोथल। तो चार हैं। कौन कौन सी हैं? धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, ठीक है। धोलावीरा, नागेश्वर, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, रंगपुर, ठीक है। रंगपुर, TTNLR, ये गुजरात में, ठीक है। धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, रंगपुर हमारी गुजरात में है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी दैट इज़ हरियाणा में कौन कौन सी है, तो राखीगढ़ी और बनावली हमारी हरियाणा में है। राखीगढ़ी और बनावली हमारी हरियाणा में है। और मैथियाल भी हम कह सकते हैं, मैथियाल भी, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ा बहुत ये यूपी का टच है वैसे बेसिकली यहाँ जहाँ से, तो बट ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर की साइड है। कालीबंगन, मीठाहल, राखीगिरी एंड बनावली, ठीक है। तो राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन एंड मीठाहल, ये हमारी ऊपर की साइड है, ठीक है। इंडिया वाली साइड से है, ठीक है। तो कौन कौन सी हुई हमारी? नागेश्वर, रंगपुर, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन, मैथिली, मैथिली नहीं था, दैट इज मैथियल, और बनावली, ठीक है। तो ये सारी हमारी इंडिया में है हमारी साइड्स, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या है? पाकिस्तान साइड जो है वो देख लेते हैं। तो अच्छा, मांडा भी है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे ऊपर है, ठीक है। हड़प्पा है, ठीक है। घनरी वाला है, कोटी रिजी है, चुन्नोदारो है, मोहनजोदारो है, अम्बरी, बालाकोट है, और सुकेता गेंडोर है, ठीक है। तो ये सबको बेसिकली मैपिंग, एक मैप लेके मैपिंग करेंगे ना, तो उससे और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दे रखा है कि डेट्स के बारे में दे रखा है। देखो बीपी जो है उसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और जो सी है उसका मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है। तो दैट इज बीसी का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा 0 से शुरू हो रहा है, एंड देन 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है, तो उससे पहले की जो है उसको हम बीसी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन बीसी की टाइम की है, ठीक है। सी जो है, जो डॉट छोटा होता है, वो स्टैंड करता है सिरका के लिए, जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले बिगनिंग की।
तो सेवरल आर्कोलॉजिकल कल्चर्स जो हैं वो पहले भी थे प्रायर टू द हरप्पन मैच्योर हरप्पन कल्चर से, मतलब उससे पहले भी कुछ कल्चर्स आए थे। ये जो कल्चर्स हैं उनके में क्या थी, डिस्टिंक्टिव पॉटरी थी, अलग अलग तरह की पॉटरी थी। वहाँ पे एग्रीकल्चर का भी हमें एविडेंस मिले हैं, पेस्ट्रलिज्म के भी मिले। पेस्ट्रलिज्म का मतलब होता है कि कुछ नहीं कैसे एनिमल्स को चराते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड पे। एंड कुछ क्राफ्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं। तो मतलब ऐसा है कि मैच्योर हरप्पा से पहले भी सारी चीज़ें हो रही थी सेटलमेंट्स, लेकिन जो सेटलमेंट्स थी जनरली स्मॉल थी एंड कोई भी लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी इस टाइम पे। एंड ऐसा अपीयर होता है कि एक ब्रेक जो है, एक ब्रेक जो था वो हमें देखने को मिला अर्ली हरप्पन में, और हमारा जो भी हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन, मतलब अर्ली हरप्पन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक देखने को मिला, एंड देन हमारा क्या हुआ, मैच्योर हरप्पन हुआ, ठीक है। नाउ लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइड, देखिए उसका भी एविडेंट मिला है कि हमें कुछ बहुत ऐसा मिला है कि बहुत बड़ी सी जगह पे कुछ बर्निंग हुई थी। अबेंडमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स, और कुछ अबेंडमेंट भी देखने को मिला है कि बहुत सारे सेटलमेंट को छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि पहले भी, ठीक है, जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, जो हरप्पन सिविलाइजेशन उससे पहले भी और उसके बाद भी दोनों ही हमारे क्या है, यहाँ पे क्या रहे हैं, दैट इज़ अपना सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे क्या रहे हैं, अपना रहे हैं, मतलब सिविलाइजेशन रही है उस टाइम पे भी, ठीक है। ओके, नाउ अर्ली एंड मैच्योर हरप्पन कल्चर्स, देखो अगर हम देखेंगे नंबर्स ऑफ सेटलमेंट कितनी है, सिंध में चोलिस्तान, दो जगह हमने ली हैं, ठीक है। चोलिस्तान बेसिकली क्या है, डेजर्ट एरिया है पाकिस्तान का, बॉर्डरिंग द थार डेजर्ट, जो थार डेजर्ट के पास में आ रहा है, दैट इज़ अ चोलिस्तान, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ साइट्स सिंध देखो, अगर सिंध में कितनी थी, 10 अर्ली के टाइम पे 52 थी, चोलिस्तान में 37 थी, मेच्योर के टाइम पे 65 और 136 होगी। मतलब कहीं ना कहीं उन्हीं वही साइड जो है, वही चीज़ें जो सेटलमेंट छोटी थी वो बड़ी हो गई है, उसको मैच्योर हरप्पन कह रहे हैं, ठीक है। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी, इसका मतलब है जीने के लिए क्या करते हैं। तो मैच्योर हरप्पन कल्चर जो है उन्हीं एरियाज पे बेसिकली ऑक्यूपाई डेवलप हुआ था जहाँ पे अर्ली हरप्पन कल्चर था, जैसे हमें देखने को मिला। और इस कल्चर में होता क्या था, कॉमन एलिमेंट्स थे इंक्लूडिंग द सबसिस्टेंस, और इन सारे कल्चर्स में कॉमन चीज़ें हमें देखने को मिली। जैसे कि हरप्पन्स क्या है, वो बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स को खाते थे और फिश को भी खाते थे। एंड आर्कोलॉजिस्ट जो हैं उनको कुछ हमारे इन चीज़ों के बारे में पता कैसे चला, तो उनको पता चला है कि उनको चेयर्ड ग्रेन्स मिले हैं, सीड्स मिले हैं, टूटे हुए कुछ अनाज के दाने मिले हैं, कुछ सीड्स मिले हैं, जिनको फिर बाद में स्टडी करा है आर्कियो बोटेनिस्ट ने। और जो कि आर्कियो बोटेनिस्ट क्या होते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं एंशिएंट प्लांट में, तो उनके बारे में जब उन्होंने पढ़ा है, जो निकल के आया है कि जो ग्रेन्स है वो फाइंड हुए थे हरप्पन साइट्स में, जैसे कि वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। एंड मिलेट्स भी पाया था कुछ गुजरात में, एंड राइस भी मिला था। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती, वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सीसम, मिलेट्स एंड राइस। तो ये सारे याद करने हैं, ठीक है। एनिमल्स के भी बोन मिले थे, जैसे कि कैटल, शीप, गॉट, बफेलो, पिग, इन सब की। एंड फिर जब उसको बाद में स्टडी करा तो इंडिकेट होता है कि इन एनिमल्स को शायद डोमेस्टिकेट किया जाता था। डोमेस्टिकेट का मतलब है घर के संग रखा जाता था, है ना। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ भी मिली हैं, जैसे कि बोर, डीर, घड़ियाल। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हरप्पन से इनको हॉन्ट करते थे, है ना, हंट करते थे, या फिर ये ऑप्ट इन करते थे मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़। मतलब ऐसा होता था कि एक जानवर ने कुछ जानवर हंट करा तो उसको जो छोड़ दिया, बचा हुआ पार्ट वो ले लेते थे। अब ये हमें नहीं पता है, क्लियरली नहीं पता। बोन्स ऑफ फिशेस एंड फाउल भी वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो हमें पता चला वो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सारे थे, ठीक है। अच्छा, एरिया है कुछ अर्ली हरप्पन ऑक्यूपेशंस का, ठीक है। तो कोटी, दिजी, अमरीनाल, दम सदात एंड सीस वाली 4 जगहें हैं मेरी मोटी मोटी, ये याद करनी है, ठीक है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ की बात करो तो प्रेवलेंस था एग्रीकल्चर का, ये इंडिकेट होता है हमारे ग्रीन कि अनाज पाया गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हो रहा था। लेकिन डिफिकल्ट है कि हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही थी, और जिन मतलब हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से हो रहा था। तो रिप्रेजेंटेशन सील्स पे देखने को मिला है, टेराकोटा स्कल्पचर में देखने को मिला है बुल। बुल हमें पता चलता है, तो इसका मतलब है बुल उन लोगों को पता था, बैल उन लोगों को पता। तो ऐसा माना जाता है कि वो शायद ऑक्सन का यूज़ करते थे प्लगिंग के लिए। मतलब वो हल कैसे चला रहे हैं, एक बुल है, इस बुल के पीछे वो हल लगा रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से वो करते होंगे, ठीक है, प्लगिंग करते होंगे। टेराकोटा मॉडल्स प्लग के भी मिले हैं, कहाँ कहाँ पे, हमारे चोलिस्तान एंड बनावली में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्लग के मॉडल कहाँ मिले हैं, चोलिस्तान एंड बनावली में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एविडेंस ढूंढा है कालीबंगन में, दैट इज क्या है, एविडेंस है, प्लग्ड फील्ड मिली है उनको।
मतलब ऐसी फील्ड मिली है जिस पे ऑलरेडी हल चला चलाया था, ठीक है। अर्ली हरप्पन लेवल्स के टाइम की जो फील्ड है उसमें बेसिकली क्या है, 2 सेट ऑफ फोरोज है। फोरोज का मतलब होता है मैंडे, इस तरीके से मैंडे बना रखे हैं ना राइट एंगल्स पे, एंड ये सजेस्ट करे कि 2 डिफरेंट क्रॉप शायद वहाँ पे उगाए जाते होंगे उस टाइम पे। फाइन। तो मोस्ट जो हरप्पन साइट्स हैं वो बेसिकली सेमी एरिड लैंड्स में आपको देखने को मिलेगी। सो इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती होगी, है ना, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे करते थे। तो कहीं कहीं पे तो कैनल्स के ट्रेसेस मिले हैं, है ना, जैसे कि शॉटुगाई है हमारे अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे कैनल्स मिले हैं, बट पंजाब और सिंध में नहीं मिले। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि शायद जो एंशंट कैनाल्स हैं वो हमारे क्या हो, टूट गए हो, है ना, टूट गए हो, ख़राब हो गए हो। एंड लाइकली हो सकता है कि वेल्स कुएँ को यूज़ करते हो इरीगेशन के लिए। उसके अलावा वाटर रिजर्वर भी हमें देखने को मिला है धोलावीरा गुजरात में, तो शायद उसके लिए वो वाटर भी यूज़ करे। तो धोलावीरा में वाटर रिजर्वर मिला है तो उससे मतलब एग्रीकल्चर करते होंगे और क्या करेंगे, है ना। हाउ आर्टफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। तो अभी क्या है, देखो प्रोसेस से खाने को बनाने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ वेसल्स की, जिससे हम उसको मिक्स ब्लैंड कुक कर सकें, है ना। और ये किसके बने होते थे, स्टोन के, मेटल से, टेराकोटा के बने होते थे। जो अर्लीस्ट एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हम ना सैडल कोरेंस के बारे में जानते हैं। सैडल इस लाइक अ सिलबट्टा, जो कि एक बहुत सारे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नंबर्स में मिले हैं ओनली मीन्स। और उसका शायद एक वो था, मतलब उसका काम क्या था, ग्राइंड करना सीरियल्स को, ठीक है, जो कि हमारे ग्रिटी हार्ड ग्रिटी ग्नीशियस रॉक या सैंडस्टोन के बने रहते थे। और हार्ड उनका यूजेज होता था। उनके जो बेसिस है वो कॉन्वेक्स शेप के होते थे, लाइक दिस, है ना, कॉन्वेक्स शेप्स के होते थे। एंड उनको ऐसे ज़मीन पे रख के, है ना, रखते थे। सो दो दो मेन टाइप्स के बेसिकली दो मिले। तो एक तो स्मॉलर स्टोन मिला है जिसको पुश्ड और रोल टू और फ्रो करते थे, एंड अदर्स एक तो इस टाइप का मिला है, ठीक है, जिसको इसके ऊपर जो भी ये बड़ा सा है इसके ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, है ना। एक दूसरा मिला है दैट इज़ अ सेकंड स्टोन जिसको हम पाउंडर कह रहे हैं। पाउंडर क्या है, लार्ज कैविटी जिसके अंदर एक मतलब एक गड्ढा सा है, ठीक है, ऐसा। तो क्वेंट्स जो थे फॉर्मर टाइप के और प्रोबेबली यूज्ड, पहले वाले जो टाइप है, जो ये वाला टाइप है वो शायद किसे यूज़ करते थे, ग्रेन्स के लिए यूज़ करते थे। लेकिन जो ये वाला टाइप है उसको हम किसके लिए करते थे, हर्ब्स एंड स्पाइसेस के लिए हम इसको यूज़ करते होंगे, ठीक है, ऐसा माना जाता है। मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। देखो सबसे ज़्यादा जो यूनिक फीचर था हमारे हरप्पन सिविलाइजेशन का वो था डेवलपमेंट होना अर्बन सेंटर्स का। मोहनजोदारो जो थी एक मोस्ट वेल नोन साइट थी। पहली जो साइट थी जो डिस्कवर हुई थी वो हरप्पा थी, लेकिन इसके हम ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से आगे हम देख लेंगे प्रिजर्व है। सेटलमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइडेड थी 2 सेक्शंस में, स्मॉलर बट हाइयर एंड एक अदर लार्जर लेकिन लोअर, ठीक है, जिसको हम इसलिए हमने इसको आर्कोलॉजिस्ट ने बेसिकली इनको दो नाम दिए, सीटाडेल एंड द लोअर टाउन। सीटाडेल जो है वो ऊंची हाइट पे था जिसमें बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड थी मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से, ठीक है, और उसको चारों तरफ उसकी दीवार हो रही थी, राइट, एंड फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। मतलब इस तरीके से था कि ये हमारी सीटाडेल है, ये हमारा लोअर टाउन है, और यहाँ पे दीवार हो रखी है, यहाँ पे भी दीवार हो रखी है। तो एक तरीके से सेपरेशन था आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड। सेवरल बिल्डिंग्स जो हैं की फाउंडेशंस वहाँ पे मिलती है। ऐसा भी बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मोबिलाइजेशन हुआ था लेबर का, और वेरी लार्ज स्केल जब जाके हमारी बनी थी। अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ की तो वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है टू द फिक्स्ड एरिया, ठीक है। सीम्स जो सेटलमेंट है पहले वो प्लान की गई है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और अदर साइन ऑफ प्लानिंग, और इसमें एक साइन है कि जो ब्रिक्स है वो सन ड्राइड हैं और बेक्ड है हर जगह, और एक स्टैंडर्डाइज रेशो में, मतलब उनका जो साइज़ है वो एकदम सेम है, एंड उसकी लेंथ ब्रेथ जो है वो एकदम से सेम है, और वही यूज़ हुई है एट ऑल हरप्पन सेटलमेंट्स में। जहाँ जहाँ पे हरप्पन सेटलमेंट है सब जगह उसी टाइप की ईंटें जो है यूज़ हुई हैं, ठीक है। देख लेते हैं प्लाइट ऑफ हरप्पा। बेसिकली ऑल्दो हरप्पा जो है पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, ठीक है। तो इसलिए जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बोला जाता है, उन वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा ईंटें निकाल ली गई थी, ठीक है, रेलवे लाइन के चलते। इसलिए जो उनका एंशियंट स्ट्रक्चर था काफ़ी डैमेज हो चुका था। वहीं पे जो मोहनजोदारो है वो काफ़ी बेटर प्रिजर्व थी और वो बड़ी साइट भी थी, ठीक है। लेइंग आउट ड्रेन्स, अगर हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम का, तो सबसे जो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है वो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। बहुत अच्छा था, केयरफुली प्लान्ड था काफ़ी तरीके से, है ना। रोड्स और जो स्ट्रीट है वो एक तरीके से थी, वो एक अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में इस तरीके से मतलब वो मिलती थी, ठीक है। स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स थी, ठीक है, जो स्ट्रीट्स थी, जो भी गलियाँ थी उनमें ड्रेनेज था, नालियाँ थी, है ना। फर्स्ट जो है देन हाउसेज बिल्ट, पहले ऐसा माना जाता है कि पहले वो बनाई गई थी और उसके बाद हाउसेज बनाए गए थे। जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर था वो वहीं से निकलता था, है ना। एवरी हाउस, हर एक घर जो था उसका एक वॉल कम से कम एटलीस्ट जो है स्ट्रीट्स के साथ लगी होती थी, सो दैट डायरेक्टली वो वेस्ट वाटर वहाँ पे आ सके। सीटाडेल की मैं बात करूँ तो मोस्ट हरप्पन सेटलमेंट के पास स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड मतलब वेस्ट के टाइम पे एक बड़ा सा लेकिन छोटा एक हाइट पे था, और ईस्ट के टाइम पे बड़ा लेकिन
छोटा लोअर जो है सेक्शन हुआ करता था। लेकिन धोलावीरा एंड लोथल की अगर मैं बात करूँ तो एंटायर सेटलमेंट को ही फोर्टिफाई किया करता, मतलब बाहर इधर भी ऐसे दीवार लगा रखी थी। कहाँ पे? धोलावीरा एंड लोथल में, ठीक है। और जो सेक्शंस हैं उनको सेपरेटेड बाय वॉल्स, ऑफ कोर्स वो वॉल से सेपरेटेड थे। लेकिन लोथल में हमने देखो कि मिली कि यहाँ पे सीटाडेल को ना पूरी तरीके से वॉल्ड ऑफ नहीं किया गया था, मतलब उसके चारों तरफ पूरी अच्छे से दीवारें नहीं लगा रखी थी, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? फोर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? दैट इज़ इन अ धोलावीरा एंड लोथल में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की। तो जो लोअर टाउन है मोहनजोदारो में, वो एक एग्जांपल है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, मतलब वहाँ पे नॉर्मल लोग, आम लोग रहते थे। जैसे यहाँ पे वो कोर्टयार्ड है विद रूम है और बीच में कोर्टयार्ड, एक आंगन बनाया हुआ है, बाकी चारों तरफ उसके क्या है? रूम है। सो जो कोर्टयार्ड है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि मेन कुकिंग, वीविंग वगैरह, ठीक है। और एक प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखा गया था, क्योंकि कोई भी विंडो नहीं थी या ऐसी वॉल में जो कि डायरेक्ट व्यू देती हो हमारे किसका? इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड का, ठीक है। एवरी हाउस में अपने खुद के बाथरूम थे और हर एक ड्रेन जो है कनेक्टेड था थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन से वो इस तरीके से कनेक्टेड थे। कुछ घरों में हमारे सेकंड स्टोरी मतलब स्टेयर केसेस, सीढ़ियाँ भी देखने को मिलेंगी, है ना। कुछ में हमारे वॉल्स भी थे, वेल्स भी काफ़ी थे, और मतलब काफ़ी जो है मोहनजोदारो में काफ़ी नंबर ऑफ़ वेल्स जो हैं वो भी काफ़ी पाई गई हैं, तो वेल्स भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। नाउ बात करते हैं द मोस्ट एंशंट यट सिस्टम या डिस्कवर्ड। तो वो ऐसा बोला जाता है कि एवरी जो हमारा हाउस था वो कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, जो मेन चैनल्स हैं वो मेड ऑफ द ब्रिक सैंड्स, ठीक है। एक लूज मतलब इस तरीके से थे, लूज ब्रिक्स टू रिमूव फॉर क्लीनिंग, मतलब इस तरीके से बनाया गया था क्लीनिंग का। जैसे कि ये नाली है तो आप ऐसे से 18 निकली हुई है, तो एक जो है उसको लूज रख लिया सो दैट वहाँ से क्लीनिंग हो सके, ठीक है। वेरी लॉन्ग एक ड्रेनेज सिस्टम था और इंटरवल्स पे एक सम्स थे जैसे कि प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। तो मतलब ड्रेनेज सिस्टम स्मॉलर सेटलमेंट्स में भी इवन अच्छा था, बहुत अच्छा था। लोथल में भी फॉर एग्जाम्पल हाउसेज आर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, बट जो ड्रेन्स हैं वो बर्न्ट ब्रिक्स के बने हुए थे, ठीक है। तो मतलब ड्रेनेज पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन ध्यान दिया गया था, चाहे छोटी सेटलमेंट हो चाहे बड़ी थी। आगे हम बात करते हैं सीटाडेल की। सो जो स्ट्रक्चर्स हैं यो यूज़ होते थे फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए, कुछ बड़े काम के लिए। वहाँ पे वेयर हाउस भी आपको देखने को मिला है। वेयर हाउस का एक मैसिव बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि लोअर जो है ब्रिक पोर्शन से बना हुआ, लेकिन जो उसका अपर पोर्शन है वो शायद वुड का बनाया था, इस वजह से वो डिके हो चुका है। सेकेंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज़ अ ग्रेट बाथ, जो कि लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। एक कोर्टयार्ड में, एक बीच से में, है ना, सराउंडेड, जिसके कॉरिडोर पे ऑल फोर साइड्स कॉरिडोर है चारों तरफ। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स है नॉर्थ एंड साउथ में, मतलब इस तरीके से है, इसमें दे रखा है दैट इज़ अ ग्रेट बाथ, वेयर इट इज़, हियर इट इज़। तो ये हमारा ग्रेट बाथ है और चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ क्या है? कॉरिडोर है, ठीक है। और इधर क्या है? सीढ़ियाँ बना रखी हैं, ठीक है, लेडिंग इनटू द टैंक। ब्रिक्स जो है वो मोर्टार ऑफ जिप्सम के बने हुए हैं। जो रूम्स हैं 3 साइड्स पे, और 1 विच वॉज अ लार्जर वेल, और एक बहुत बड़ी कुआं भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? रूम्स बनाए गए हैं, ठीक है, रूम्स बनाए गए हैं और एक कुआं भी है बहुत बड़ा, ठीक है, कुआं भी है। वाटर जो है शायद इस टैंक से फ्लो करता था एक ह्यूज ड्रेन में ना जाता होगा, ठीक है। और ऐसा 8 यहाँ पे बाथरूम्स हैं, ठीक है, 4 ऑन ईच साइड ऑफ द कॉरिडोर विद ड्रेन्स के साथ, जो कनेक्ट कर रहे हैं टू द ड्रेन दैट रन अलोंग द कॉरिडोर। जो कॉरिडोर मतलब इस तरीके से है कि यहाँ ग्रेट बात है, यहाँ पे हमारे कॉरिडोर है, तो पानी जाएगा तो यहीं पे जाएगा ना, और यहीं से जो है वॉशरूम्स ऐसे इस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं कि इनका भी पानी इसमें ही जाए और फिर ये डायरेक्ट एक मेन ड्रेन में जाए, कुछ इस तरीके से। मतलब एक यूनिकनेस जो है स्ट्रक्चर की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। लेट स्कॉलर्स को सजेस्ट करते हैं कि ये कुछ सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बात के लिए शायद यूज़ हुआ करता था, ठीक है। नाउ ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। आगे हम बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस की। 1 मिनट, इस पेज पे तो कुछ नहीं था ना, नहीं था। तो ब्यूरियल, तो आर्कोलॉजिस्ट जो हैं एक तरीका है जो दैट इज़ वो क्या करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि क्या कोई सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे या नहीं थे, वो ब्यूरियल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हरप्पन साइट्स पे अगर हम देखें तो जो डेड है वो जनरली गड्ढों में उनको पिट्स में दबाया गया है, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस है जिस तरीके के ब्यूरियल पिट बनाए गए हैं, जैसे कि कहीं पे हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स की ईंटें लगाई गई, कहीं पे नहीं लगाई हुई। कुछ ग्रेव्स में आपको पॉटरी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, कहीं पे आप मतलब एक तरीके से हमें पता चल रहा है, लेकिन बिलीफ जो है वहाँ के लोग कर रहे हैं आफ्टर लाइफ में, कहीं पे ज्वेलरी है वो मिल रही है, एग्जीबिशन हुआ, ठीक है।
और एक ऑर्नामेंट, एक 3 शेल रिंग्स, एक जेस्पर, एक सेमी स्टोन होता है ये भी, और बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड जो है वो मिली है एक स्कल ऑफ अ मेल के साथ, वो भी मेल के साथ मिली है। तो मतलब सम इंस्टेंसेस में डेड जो है उसको कॉपर मिरर के साथ दफनाया गया। सो हड़प्पन्स बहुत ज़्यादा कुछ प्रीशियस थिंग्स तो नहीं जो है कर रहे हैं, दबा रहे हैं, लेकिन वो ज़रूर दबा रहे हैं। ओके, लुकिंग फॉर लग्जरीज। तो उसके अलावा जो दूसरा तरीका है आइडेंटिफाई करने का सोशल डिफरेंसेस का, वो हम देखते हैं कि हम क्लासीफाई करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है कि वो कितना यूटिलिटेरियन है, मतलब कितना वो आम था और कितना वो लग्जरी था। तो पहली जो कैटेगरी है मतलब यूटिलिटेरियन वाली, तो उसमें हम जो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं जो डेली यूज़ के होते हैं, जैसे कि स्टोन है, क्ले है, जो बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, है ना, क्वेंस है, पॉटरी, जो ज़्यादा नंबर्स में भी पाए जाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे थ्रू आउट द सेटलमेंट। एंड जो ऑब्जेक्ट्स जो लग्जरीज हैं वो रेयर रहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ के बनेंगे, या फिर नॉन लोकल मटेरियल के बनेंगे, है ना, और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है यूज़ होगी। लेकिन वहीं पर देखते हैं लिटिल पॉट्स ऑफ फियंसे। फियंसे एक मटेरियल होता है जो कि ग्राउंड, सैंड और सिलिका कुछ मिक्स होती है ना, इस तरीके से बनता है वो। एंड इट्स मतलब काइंड ऑफ प्रीशियस होता है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है बनाने के लिए। और ऐसी, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है जो कॉम्प्लिकेटेड फाइंड्स हैं, जैसे कि वो आर्टिकल्स रहे हैं ऑफ डेली यूज़, जैसे कि जो कि मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फियंस के, मतलब कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स देखने को मिले हैं जो कि डेली यूज़ में काम आ रहे हैं, बहुत नंबर में मिले हैं, और वो एक रेयर मटेरियल के बने हुए हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हम बात करें रेयर ऑब्जेक्ट्स का, और जो ज़्यादा वैल्यूएबल मटेरियल है वो जनरली आपको बड़ी सेटलमेंट्स में देखने को मिलेगा और स्मॉलर सेटलमेंट में कम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो मिनिएचर पॉट्स हैं ऑफ फियंस के, वो एक एज अ परफ्यूम बॉटल यूज़ कर रहे हैं लोग मोहनजोदारो और हड़प्पा में, लेकिन जो स्मॉल सेटलमेंट्स है जैसे कि कालीबंगन, वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो गोल्ड है वो भी बहुत रेयर एट प्रेजेंट, प्रोबेबली प्रीशियस गोल्ड ज्वेलरी हड़प्पन साइट्स पे मिली है, रिकवर्ड भी हुई है फ्रॉम द होर्ड्स, लेकिन बाकी साइड से इतनी नहीं हुई। ठीक है, होर्ड्स क्या होता है? बेसिकली होर्ड्स कुछ नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो भी केयरफुली मतलब लोग संभाल के रखते थे, जैसे का सेविंग इनसाइड एक कंटेनर में, जिसको हम पॉट कह रहे हैं, बड़े से कंटेनर में अपनी सेविंग्स को रखना है, उसमें ज्वेलरी हो सकती है, फिर कोई और मेटल हो सकता है जिसको बाद में रीयूज़ कर लिया जाए, तो इसलिए रखा करते थे। ठीक है, इस तरीके का। नाउ बात करते हैं फाइंडिंग आउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। देखो चुन्नो दारो जो है हमारी, वो एक छोटी सी सेटलमेंट थी, लेकिन वहाँ पे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो बहुत एक्सक्लूसिवली बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ मटीरियल्स जो है वो यूज़ होते थे बीड्स को बनाने के लिए, जैसे कि स्टोन्स है, कैर्नेलाइन एक ब्यूटीफुल कलर का होता है, रेड कलर का, जेस्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्ट्स है, स्टैटेटाइट है। वहीं पे मेटल्स भी कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड यूज़ किए जा रहे हैं, शेल, फियंस, टेराकोटा, है ना, ये सब कुछ यूज़ किया जा रहा है। कुछ बीड्स जो थी उनको हम एक स्टोन से बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा को बना रहे हैं, एंड जो कुछ हैं उन पे गोल्ड कैप्स भी हमने लगाई गई है। जो शेप्स हैं वो भी अलग अलग तरीके की है, न्यूमरस, एक डिस्क शेप्ड है, कहीं सिलेंड्रिकल है, कहीं स्पैरिकल है, कहीं बैरल शेप्ड है, कहीं सेगमेंटेड है, तो अलग अलग शेप्स में भी बनाए जा रहे हैं। कुछ पे डेकोरेशन हो रखी है पेंटिंग के साथ, एंड कुछ पे क्या है, डिज़ाइंस है, राइट। बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं फॉर मेकिंग द बीड्स वो भी डिफर कर रही हैं, जैसे कि स्टैटेटाइट को देख लो, एक सॉफ्ट स्टोन है, तो बेसिकली उसका हमने एक पाउडर बना देंगे, है ना, उसका एक पेस्ट बना रहे हैं। ठीक है, और इस बीड्स जो है इसकी वजह से मोल्ड अच्छे से हो पा रही है, मतलब अलग अलग डिज़ाइन दे पा रहे हैं। वहीं पे जो शेप्स जो है सिर्फ ज्योमेट्रिकल आती हैं अगर हम हार्डर स्टोन को यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो बनाने के तरीके में भी डिफरेंस है। जो रेड कलर है कर्नेलाइन का, वो कैसे है, बिकॉज उसको फायर किया गया है। ठीक है, नोड्यूल्स जो हैं उनको चिप्ड इनटू रफ शेप्स, नोड्यूल्स जो है उनको छील के एक रफ शेप से एक फाइनली फ्लैंक्ड एक फाइनल फॉर्म दी जा रही है ना, छील के भी बना रहे हैं, है ना। स्पेशलाइज जो ड्रिल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे चुन्नदारो, लोथल में एंड धोलावीरा में, तो 3 जगह में ड्रिल्स देखने को मिलेंगे, चुन्नदारो, लोथल एंड धोलावीरा में। ठीक है, नागेश्वर एंड बेलाकोट में अगर आप देखोगे तो यहाँ दोनों सेटलमेंट में ये दोनों जो है कोस्ट के नियर है, मतलब समुद्र के किनारे हैं, इसलिए यहाँ पे ये एक स्पेशलाइज सेंटर बना शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए। जो भी शेल की बनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ज़्यादा मिल रही हैं, जैसे कि बैंगल्स हैं, लैडल्स हैं, इनले हैं, है ना, इस तरीके से। और ऐसा माना जाता है कि शायद जो स्मॉल सेटलमेंट है वहाँ पर चीज़ें बनती होंगी और पिग में लेके जाते होंगे। तो नागेश्वर एंड बेलाकोट में क्या मिलेंगे, शेल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन अब हम कैसे पता करें कि प्रोडक्शन एक्चुअली कहाँ होती थी। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या तरीके यूज़ करते थे, कब देखते हैं रॉ मटेरियल कहाँ जितना मिला है, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे मिले, वेस्ट कितना मिला है, क्योंकि वेस्ट एक बेस्ट इंडिकेटर है क्राफ्ट वर्क का, क्योंकि जहाँ पे क्राफ्ट वर्क होगा वहीं पे हमारा वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन समटाइम्स लार्ज वेस्ट पीसेस, ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है कि जो बड़ा वेस्ट पीसेस था उसको वो यूज़ अच्छे से कर लेते होंगे, लेकिन जो मिनिस्कल्स हैं वो छोटी छोटी चीज़ें
पीछे बची हैं, और उसी ट्रेजेस से सजेस्ट किया जाता है कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो हमेशा अंडरटेकन लार्ज सिटीज़ में भी होती थी, जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा, बट हमें शायद वहाँ से चीज़ें इसलिए कम मिली हैं बिकॉज ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब शायद वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा था इसलिए, ठीक है। स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स का मतलब है कि जो भी अब कोई सामान मंगा रहे हैं, स्टेट्स क्राफ्ट बना रहे हैं, लेकिन उस क्राफ्ट के रॉ मटेरियल भी हम कहीं से ला रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे होंगे, तो कैसे कर रहे हैं। सो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ हुआ है, ठीक है। तो कुछ तो लोकली अवेलेबल होगा, लेकिन बहुत सारे को हम आउटसाइड से लाए हैं, बाहर से जाके लाए होंगे, जैसे कि टेराकोटा टॉप मॉडल ऑफ बुलेट कार्ट ये सजेस्ट करती है हमें, एक बुलेट कार्ट का टेराकोटा का मॉडल मिला है जो सजेस्ट करता है कि एक इंपॉर्टेंट मीन्स था वो ट्रांसपोर्ट करने का, तो वो चीज़ों को ऐसे लेके जाते होंगे। रिवाइन रूट्स का भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता था, ठीक है। मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड द बियॉन्ड, तो हड़प्पन जो है वो मटेरियल्स लेते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन को बहुत तरीके से, जैसे कि नागेश्वर बालाकोट है, यहाँ पे शेल अवेलेबल है, तो वहाँ पे शेल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। शॉटुगाई जो है वहाँ पे लैपिस लजूली का एक अच्छा सोर्स है, तो वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होगी, ठीक है। लोथल जो है नियर द सोर्सेज ऑफ कैर्नेलाइन है, ठीक है। तो स्टैटेटाइट जो है वही राजस्थान एंड हमारे गुजरात में अच्छी मिल रही है। मेटल जो है राजस्थान में ज़्यादा मिल रहे हैं। तो कुछ तो चीज़ें हमें लोकल भी मिल रही हैं ना, लोकल थिंग्स और ऑल्सो वी कैन गेट, ठीक है। जैसे कि नागेश्वर एंड बालाकोट से शेल ले सकते हैं, शॉटुगाई से हम क्या मिल सकते हैं, लापिस लजुली ले सकते हैं, लोथल से कैर्नेलाइन, स्टैटेटाइट राजस्थान और गुजरात से, एंड मेटल भी ले सकते हैं राजस्थान में। लेकिन एक और तरीका था, दैट इज़ अ एक्सपीडिशन करना, दूर दूर तक जाना, खेतरी रीजन ऑफ जैसे कि राजस्थान है, साउथ इंडिया है, गोल्ड के लिए जाना है ना, राजस्थान में कॉपर के लिए जाना, और इससे क्या हुआ है, कम्युनिकेशन भी बैठता था लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। ओकेजनल जो है फाइंड्स भी मिले हैं हमारे हड़प्पन आर्टफैक्ट्स के इन जगहों पे, किन जगहों पे, दैट इज़ हमारे राजस्थान एंड साउथ में, जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ भैया ऐसे कांटेक्ट हुआ करते होंगे कि हड़प्पन से यहाँ से रॉ मटेरियल लेते होंगे और इनको ही चीज़ें देते होंगे, ठीक है। जो खेतरी एरिया है उसमें इवन गणेश्वर एंड जोधपुरा कल्चर भी देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि वहाँ पे पॉटरी तो नॉन हड़प्पन थी, लेकिन वहाँ पे क्या है, पॉसिबल ऐसा माना जाता है कि वो शायद वहाँ के जो रहने वाले थे वो सप्लाई करते थे कॉपर हड़प्पन्स को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत क्या मिले, आर्टफैक्ट्स मिले हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, राइट। सो ये देखो ये कुछ जगहें हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, नहीं पहले यही देखते हैं। तो मेसोपोटामिया जो इजिप्ट को कह रहे हैं ना, एंड ये सेंट्रल एशिया है, तुरान रीजन, मीगान इज़ अ ओमान एंड दिलमन इज़ अ बहरीन, ठीक है, दिलमन इज़ अ बहरीन, और मेलुआ जो है इंडिया को बोला जा रहा है। तो इन सब में ट्रेड होता था। अब देख लेते हैं, तो डिस्टेंट मतलब, और ये तो हो गया इनसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री में भी होता था। सो जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर जो है, प्रोबेबली हम शायद ओमान से बनाते थे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे केमिकल एनालिसिस से हमें पता चला है कि जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पन आर्टफैक्ट्स है, बिकॉज जो भी कॉपर के बने हैं उनका एक कॉमन ओरिजिन है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। जो वेसल्स है, एक वेसल जैसे आपको देखने को मिलेगा हड़प्पन जार है जो कि कोटेड है थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से, वो ओमानी साइड्स पे मिला है। तो हड़प्पन की चीज़ें ओमान में भी मिल रही हैं, और ये क्यों है, ये इतना थिक क्यों है, जिससे कि प्रोक्लेमेशन ऑफ लिक्विड को हम प्रिवेंट कर सके, इसलिए, ठीक है। हड़प्पन जो है एक्सचेंज करते थे कंटेंट ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर के साथ। तो माना गया है कि शायद हम मतलब वहाँ से कॉपर लेते होंगे और उनको ये सारी चीज़ें दे देते होंगे, ठीक है। मेसोपोटामियन जो एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट भी है वहाँ का, वो भी जो है बताता है कि कॉपर आ रहा है एक रीजन से जिसको मीगान कह रहे हैं, मीगान मतलब ओमान, ठीक है, जो कि इनफ कॉपर वहाँ पे भी मिला है, फाउंड हुआ है मेसोपोटामियन साइट्स पे भी, ठीक है। और उसमें भी नाइकल के ट्रेसेस मिले, जैसे कि ओमानियन कॉपर में था, जैसे कि हड़प्पन कॉपर में था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें अदर जो है, हड़प्पन सील्स, वेट्स एंड डाइज एंड बीट्स भी हमें जो है अलग अलग जगह पे मिली है। जैसे कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है वो बताता है, वो भी खुद बोलता है कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट थे उसके दिलमन मतलब बहरीन के साथ, मेगान एंड मेलुआ के साथ, ठीक है। मेलुआ मतलब इंडिया, ठीक है, जो कि पॉसिबली हड़प्पन रीजन है। और वो मेंशन करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो मेलुआ से ले रहे हैं, जैसे कि कैर्नेलाइन, लैपिस लजुली, कॉपर, गोल्ड है ना, वुड, एंड मेसोपोटामियन जो है, ठीक है। और एक आर्कोलॉजिस्ट जो है वो भी कहते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब अच्छा खासा था, लेकिन कैसे होता होगा, तो सी के थ्रू हुआ होगा, क्योंकि मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है वो मेलुआ को क्या कह रहे हैं, लैंड ऑफ सी फेरर्स, मतलब जो है मतलब वहाँ पे समुद्री लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और डिपिक्शन ऑफ शिप्स की भी डिपिक्शन आपको देखने को मिलती है सील्स पे। तो हम कह सकते हैं कि शायद वहाँ से जो इतनी दूर से कम्युनिकेशन कैसे होता था, बाय सी हुआ करता था, ठीक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स की। तो सील्स एंड सीलिंग्स, ठीक है, ये यूज होती थी फैसिलिटेट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को, तो बहुत दूर दूर तक कम्युनिकेशन के लिए आई थिंक ये यूज़ हुआ करती थी। जो सीलिंग है ऑल्सो कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, ये बेसिकली क्या बताती थी कि किसने कोई भी सामान भेजा तो किसने भेजा, ठीक है। एंड प्लस में सेफ्टी के लिए भी अच्छी होती थी। एंड एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, एक रहस्यमय जो स्क्रिप्ट है, हड़प्पन जो सील्स है वो
उसमें लिखा गया है, कुछ चीज़ें लिखी जाती थी जो माना जाता है कि शायद नेम एंड टाइटल होता होता था ओनर का, ठीक है। मोटिव हैं जो कि जनरली एक एनिमल के होते हैं, जो कि शायद उसमें भी कोई ना कोई मैसेज वो भी कन्वे कर रहे हैं। इंस्क्रिप्शंस काफ़ी छोटी होती थी एंड जो लॉन्गेस्ट है उसमें आप 26 साइंस आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा मतलब साइंस तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा साइन यूज़ नहीं किए गए। जो स्क्रिप्ट थे वो कैसे लिखती थी, फ्रॉम द पीछे से इधर की तरफ लिखते हुए आते थे। बहुत सारे वैरायटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर राइटिंग मिली है, जैसे कि सील्स है, कॉपर टूल्स है, जार्स है, कॉपर टेराकोटा टैबलेट्स हैं, ज्वेलरी है, एंशिएंट साइन बोर्ड है, बहुत सारे। एंड शायद वो पेरिशेबल मटेरियल्स पे भी लिखी जाती थी, लेकिन वो अब शायद ख़त्म हो गया। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिटरेसी जो थी वो वाइड स्प्रेड थी, है ना, क्योंकि लोग लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं, इतने सारे लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो मतलब शायद वहाँ पे लिटरेसी थी। वेट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्सचेंजेस रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट। तो बहुत अच्छा एक प्रिसाइज सिस्टम था वेट का, जिसमें हम स्टोन को यूज़ करते थे कॉल्ड चर्ट एंड जनरली जो कि क्यूबिकल होता था शेप में, जिस पर कोई मार्किंग नहीं होती थी। एंड जो लोअर डिनोमिनेशंस होते थे वेट के वो बाइनरी थे, 1 2 4, मतलब एक दुगना दोगुना करके। एंड वाइल द हाइयर डोमिनेशंस फॉलोड द, और इवन डेसिमल सिस्टम में भी दिखेंगे। तो स्मॉलर जो वेट्स है प्रोबेबली उसको वेटिंग करने, ज्वेलरी एंड बीड्स की के लिए यूज़ करते थे। तो जो डेसिमल वाली सिस्टम उसको किस में कर रहे हैं, उसको ज्वेलरी को वेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड ठीक है, इस तरीके से इवन मेटल स्केल पेन्स भी हमें देखने को मिले हैं, इसी वजह से मिले हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एंशंट हिस्ट्री की। तो देखो इंडिकेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसीजंस टेकन इम्प्लीमेंटेड, बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते थे हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। एक्स्ट्रॉर्डनरी, जैसे इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी आर्ट फैक्ट्स में, पॉटरी में, वेट में, ब्रिक्स में, सील्स में। तो मतलब कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ पावर तो होता होगा। नोटेबली जो ब्रिक्स थे नॉट प्रोड्यूस, एक सिंगल सेंटर पे भी तो इवन वो प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म रेशियो कैसे है। सो जो सेटलमेंट है इवन ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली सेटअप थी एक स्पेसिफिक लोकेशन में, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो, लेकिन ये सब कुछ ने ऑर्गेनाइज किसने कराया, ये सब कुछ देख कौन रहा था, किसकी देख रेख में हो रहा था। तो पैलेसेस एंड किंग्स, देखो सेंटर ऑफ पावर ऐसा आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड बोलते हैं, इसके पास कोई आंसर तो देखो है नहीं, ठीक है। एक लार्ज बिल्डिंग थी जो मोहनजोदारो में मिली है, जिसको हम पैलेस बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी स्पेक्टिकुलर मतलब कोई बहुत बड़ा कोई भव्य वहाँ पे भी नहीं मिला है। स्टोन स्टैचू एक मिला है प्रीस्ट किंग के, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके के, हम इसको प्रीस्ट किंग कह रहे हैं, एक प्रीस्ट है, ठीक है। रिचुअल प्रैक्टिसेस जो थी हड़प्पन की वो भी हम अच्छे से समझ नहीं पाए, ना ही हमें पता है कि कौन परफॉर्म करता था बेसिकली पॉलिटिकल पावर को। तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ओपिनियन देते हैं कि मे बी जो सोसाइटी है उसमें कोई रूलर ही था। कुछ कहते हैं कि शायद कोई सिंगल रूलर था, नहीं था, बट बहुत सारे रूलर्स थे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ऐसा ऐसा ज़्यादा पॉसिबल जो सबसे सही माना जाता है वो है कि एंटायर कम्युनिटी शायद कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंट सच, मतलब सारे लोग मिलके जो है ऐसे कलेक्टिव डिसीजन शायद लिया करते थे, ठीक है। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन की बात करूँ तो 1800 में मोस्ट ऑफ द जो मैच्योर हड़प्पन है वो हमारी जो है सच एज चोलिस्तान वो अबेंडन हो जाती है, ठीक है। एक्सपेंशन जो है पॉपुलेशन का हो जाता है न्यू सेटलमेंट्स में, थोड़ा सा पॉपुलेशन ज़्यादा टुवर्ड्स द ईस्ट शिफ्ट हो जाती है, गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में। फ्यू हड़प्पन जो साइट्स हैं आफ्टर 1900 वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है मटेरियल कल्चर का, चीज़ें चेंज हो रही है, मटेरियल कल्चर चेंज हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है आर्ट फैक्ट्स का। जो आर्ट्स उसके टाइम पे बनते थे, जो आर्ट प्रोडक्शन, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है, ठीक है। जो वेट सील्स, स्पेशल बीट्स थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, क्राफ्ट सिविलाइजेशन थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं वो भी मतलब खत्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल जो एक रूरल वे है लाइफ का वो आने लगता है लेट हड़प्पन या फिर कहें तो सक्सेसर कल्चर्स में। तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बाद जो भी आते हैं उसमें होने लगता है कि इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे लेट हड़प्पन का मैप है। सिमेंट्री, झुकार, रंगपुर एंड लेट सीसवाल, ये सारे कल्चर्स थे जो उसके बाद आए, ठीक है। अब व्हाट बॉट चेंजेस अभी आए किस वजह से, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन हम अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद क्लाइमेटिक चेंज हुआ, शायद डिफॉरेस्टेशन होगा, शायद एक्सेसिव फ्लड आई होगी, कुछ शिफ्टिंग या ड्राइंग अप रिवर है वो सूख गई है, ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन कुछ एक्सप्लेन हम नहीं कर पाए कि कैसे कोलैप्स हुआ है हमारे एंटायर सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो हड़प्पन जो स्टेट है वो एंड में आ जाता है। एविडेंस जो है बाय द डिसअपियरेंस, वो हमें कैसे पता चल रहा है कि वो एंड आ रहा है, जैसे कि डिसअपियरेंस हो रहे हैं सील्स के, स्क्रिप्ट के, बीड्स के, पॉटरी के, शिफ्ट आ रहा है कि हम स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम यूज़ करते थे अब लोकल कर रहे हैं, हम जो सिटीज़ की अबेंडमेंट शुरू हो गई है, हम गाँव की तरफ जाके बसावट में आ रहे हैं। एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, तो हमें कुछ
एक डेडमैन लेन एक नैरो वैली है, बेसिकली एक पतली सी गली है जहाँ पे 3 to 6 फीट की विड्थ में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कल एंड बोन्स मिले हैं एंड ठीक है, इस तरीके से डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, बहुत ही एक फ्रेबल कंडीशन में, खाली कंडीशन में, अच्छी नहीं है। स्केलेटन्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स, स्केलेटन है ऑर्नामेंट पहन रखा है, ऐसा मोहनजोदारो में देखने को मिले हैं। तो शायद हो सकता है कि वो वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे इन्वेजन हुआ, इस वजह से वो चले गए, ऐसा भी माना जाता है। ऋग्वेदा में भी जो है इंदिरा का मेंशन है, जिसको हम फोर्ट डिस्ट्रॉयर बोल रहे हैं, ठीक है, फोर्ट डिस्ट्रॉयर बोल रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमें कुछ खास ऐसा पता नहीं चल रहा, राइट। ये बात करते हैं डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो कैसे, अब तक तो हमने देखा कि हरप्पन सिविलाइजेशन थी कैसे, अब हम देखेंगे कि कैसे जो है डिस्कवरी शुरू हुई हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो एग्जामाइन हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हाउ आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस जो है मतलब ले रहे हैं, एक अनोदर स्टोरी है, वो है कि कैसे डिस्कवर हुई। तो हरप्पन सिटीज़ जो है फेल पीपल, तो मतलब जैसे वो गिरी, जैसे वो ख़त्म हुई तो लोग भी भूल गए, ठीक है। मैन वुमेन अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं वहाँ पर लेटर, और उनको नहीं पता, उनको थोड़े बहुत जो आर्टफैक्ट्स जो भी उनको देखने को मिल भी रहे हैं, उनको उनकी कोई चिंता नहीं, उन्होंने उतना दिमाग नहीं लगाया। कुछ फ्लड्स से बह गए होंगे, कुछ सॉइल इरोजन में नीचे दब गए होंगे, कुछ प्लगिंग के टाइम पे टूट गए होंगे, तो ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कनिंगम की कन्फ्यूजन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे हमारी ASI के, ठीक है, उन्होंने बेसिकली एग्जीबिशन शुरू किया था मिड 19th सेंचुरी में, और उन्होंने बेसिकली वो प्रेफर करते थे रिटन वर्ड्स को, ठीक है, कि मतलब वहीं उनको वो प्री इन्वेस्टिगेशन में उसको एज अ गाइडेंस मानते थे। लेकिन जो कनिंगम है उनका मेन जो इंटरेस्ट भी था वो था हमारी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में, लेटर पीरियड में था, ठीक है। एंड उन्होंने अपने ही अकाउंट्स को जो भी चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स छोड़ के गए, बिकॉज वो लिखावट है, वो लिखावट प्रेफर करे तो उनको ज़्यादा प्रेफर करा, ठीक है, और उनको ही कलेक्ट कराते थे, उनको ही डॉक्यूमेंट करते थे, उनको ही ट्रांसलेट करते थे। और जब उन्होंने ये सारी साइट्स को एग्जिबिट करा, जो भी आर्टफैक्ट्स उनको मिले, तो भी उनको लगा कि शायद वो इसी कल्चर के होंगे, ठीक है। हरप्पन जो आर्टफैक्ट्स हैं वो बेसिकली 19th सेंचुरी में रीच कनिंगम को मिले, एंड उसने रियलाइज़ नहीं करा बेसिकली कितने पुराने, उसको लगता रहा कि ये उसी टाइम के होंगे जिस टाइम की मुझे नॉलेज है। सो हरप्पन सील जो है ट्राई टू प्लेस विद इन द टाइम फ्रेम, उन्होंने उन सारे आर्टफैक्ट्स को, सील्स को उसी टाइम फ्रेम में रखा जो भी उसके साथ, जिसके साथ वो फैमिलियर था, बिकॉज वो उसको ऐसा लगता था कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो अभी शुरू हुई है, जहाँ से गंगा वैली से, तो इतनी पुरानी कैसे है, ठीक है। सो इसलिए उसने मिस कर दी सिग्निफिकेंस हमारी हरप्पा की, ठीक है, ठीक है। नाउ बात करते हैं द न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। जो सील्स है वो डिस्कवर हो रही हैं, जैसे कि दयाराम सैनी कर रहे हैं, ठीक है, 20th सेंचुरी में, लेयर्स बाय लेयर्स, लेयर में ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल से भी पुरानी लेयर में हमें जो है ये आर्टफैक्ट्स मिल रहे हैं। ऐसे इस तरीके से उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो रियलाइज़ होती है। जो रखल दाल बनर्जी हैं उनको सिमिलर सील्स मिलते हैं मोहनजोदारो में, ठीक है, जो कि ठीक है साइट्स पे एंड पार्ट ऑफ अ सिंगल आर्कोलॉजिकल कल्चर, जो कि ऐसा पता चलता है कि मोहनजोदारो से जो चीज़ें मिली हैं वो भी उसी हरप्पन कल्चर का ही एक पार्ट है। उसके बाद हमारे जॉन मार्शल होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि हम डिस्कवरी हुई है एक न्यू सिविलाइजेशन की, वो ऐसा बताते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद सिमिलर अनआइडेंटिफाइड सील्स जो हैं, और ऐसी ही कुछ सील्स जो हैं एग्जीबिशन जब होता है मेसोपोटामिया में, तब वो साइट्स पे मिलती हैं। तो वर्ल्ड को ऐसा पता चल जाता है कि भैया जो ये जो सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है जिसकी मेसोपोटामिया है, तो बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। उससे पहले मानते थे कि मेसोपोटामिया इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, लेकिन पता चलता है कि नहीं, ये उससे भी पुरानी है या फिर उसके टाइम की ही ये सिविलाइजेशन है, तो उनको ऐसा पता चलता है, ठीक है। ये बात करते हैं जॉन मार्शल की, ठीक है। इनफैक्ट जॉन मार्शल इंटरेस्टेड एक स्पेक्टिकुलर, जो जॉन मार्शल थे, जो ये इंसान था, उसको ये तो पता चल गया था कि न्यू सिविलाइजेशन है, और ऐसे कोई न्यू सिविलाइजेशन थी जो कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो क्या था, स्पेक्टिकुलर, कुछ बड़ा, कुछ भव्य उनको फाइंड करना था। इक्वली कीन टू लुक फॉर द पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ, लेकिन वो ये भी जानना चाहते थे कि लोग क्या करते होंगे। तो मार्शल ने एग्जिबिट किया चीज़ों को, एग्जिबिशन किया हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया स्ट्रैटोग्राफी ऑफ द साइट। स्ट्रैटोग्राफी देखो क्या होती है, मैं बताती हूँ। देखो ये होती है स्ट्रैटोग्राफी की, हम देखो यहाँ से समझ पाएगा अच्छे से। देखो आर्कोलॉजिकल जो साइट्स होते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन, यूज़ एंड डिस्कार्डिंग ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर, मतलब जो भी साइट्स होती हैं वहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस भी होती हैं, मटेरियल्स जो है डिस्कार्ड भी मिलता है, पीपल रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, तो लैंडस्केप जो है उसमें भी चेंज आता है। देखो लैंडस्केप बिल्ट होगा, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, डेब्रिज जिसको माउंड कह रहे हैं, तो अगर लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर परमानेंट अबेंडेंट कर देंगे, ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, तब भी लैंडस्केप को इरोजन वगैरह होगा तो वो गड्ढे में चले जाएगा एक तरीके से, ठीक है। एंड इस तरीके से ही जो मटेरियल्स फाउंड होंगे अलग अलग लेयर में, ठीक है, तो जो अमेंडमेंट हुई है वहाँ पे एब्सेंस है उन सारी चीज़ों, तब वो सारी चीज़ें नहीं बनेंगी ऑफकोर्स उस लेयर में,
ठीक है। जनरली जो लोएस्ट लेयर है ऐसा माना जाता है, जो ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट है, जो लोएस्ट है वो ओल्डेस्ट हुई और जो हाईएस्ट है वो मोस्ट रिसेंट है। और इसी स्टडी को हम स्ट्रेटोग्राफी कहते हैं। मतलब एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने इसको इतना टाइम पीरियड दिया, क्यों? क्योंकि ये नया है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा ग्राउंड नहीं है, तो शायद यहाँ पे लोग कम रह रहे होंगे, है ना, इस वजह से। तो अलग अलग चीज़ें। सो बेसिकली जब उसने किया तो इसने स्ट्रैटिग्राफी का ध्यान रखा, इस वजह से जो भी रिजल्ट मिला उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रही और कहीं ना कहीं उसने लॉस कर दी अपनी इरेटिबिलिटी। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, अब आगे न्यू टेक्निक्स आते हैं, न्यू तरीके आते हैं। सो आर.ई.एम. वेलर जो अगला डायरेक्टर बनता है वो रिकॉग्नाइज करता है, वो फॉलो करता है हमारी स्ट्रैटिग्राफी को और फिर डिगिंग कराता है। ठीक है, जो फ्रंटियर्स होते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनमें कोई कनेक्शन नहीं, नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। ऑफकोर्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी आज के टाइम में तो देखो जो है वो मेजर जो पार्ट है हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन तब पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। ठीक है, उसके बाद हमने धीरे धीरे करके सर्वे कराया कच्छ में, है ना, वहाँ पे भी बहुत सारी सेटलमेंट्स मिलती हैं। फिर हमने पंजाब में कराया, हरियाणा में कराया, उसमें भी एक ऐड होती गई लिस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब पहले में लगता था कि शायद हड़प्पा मुंजदारो बस 2-4 साइट्स है, लेकिन जब पार्टीशन के बाद हमने और ज़्यादा क्या कराया, आगे हम बढ़े और ज़्यादा हमने अपने इंडिया में एग्जीबिशंस कराए, तो हमें और ज़्यादा नई नई कालीबंगन, लोथल, राखीगिरी, रिसेंटली जो धोलावीरा है वो डिस्कवर हुआ है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और अभी भी जो है एक्सप्लोरेशन हमारी कंटिन्यू ही है। कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने ऑप्टेन करा है कल्चरल सीक्वेंस भी, अदर्स ट्राई टू कुछ कल्चर फाइंड करते हैं, कुछ लॉजिक फाइंड करते हैं कि क्या लोकेशन का लॉजिक है ना, एंड कुछ यहाँ पे वेल्थ भी देख रहे हैं कि आर्टफैक्ट्स की, और फिगर आउट कर रहे हैं क्या फंक्शंस शायद वो सर्व करते होंगे। ठीक है, जो भी वो चीज़ें वहाँ से मिली उनका क्या काम होता होगा, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी जो है हड़प्पन आर्कोलॉजी में बढ़ रहा है, तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो हैं वो जॉइंटली वर्क कर रहे हैं हमारे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में, एंड माइन्यूटली एनालाइज कर रहे हैं जो भी स्क्रैप, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी एविडेंस अवेलेबल है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पियर्सिंग टुगेदर द पास्ट। ठीक है, तो जो भी मटेरियल एविडेंस हमें मिला है, जो जिससे हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाएँ, जिससे हम समझ पाएँ कि हड़प्पन लाइफ कैसी होती होगी। ठीक है, जो भी मटेरियल मिला है जैसे कि पॉटरी, टूल, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब कुछ मिले। प्लस में जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जो और भी चीज़ें होती होंगी वो शायद डिकम्पोज हो चुकी हैं आज तक। ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना है। अगर हम रिमेंबर करें तो ओनली ब्रोकन और जो यूजलेस ऑब्जेक्ट्स हैं वही शायद इधर उधर गिरे होंगे, फिर अदर थिंग जो कि प्रोबेबली जो भी काम की होगी उसको शायद रिसाइकल भी कर लिया होगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ें तो हमें मिली ही नहीं है। कुछ वैल्यूबल आर्टिफैक्ट जो रह भी गए हैं तो शायद वो इस वजह से रह गए क्योंकि वो शायद गुम हो गए थे या फिर होडेड, उनको संभाल के रखा गया था। ठीक है, और ये जो फाइंड्स है वो एक्सीडेंटल है रदर देन टिपिकल, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं मिलती हैं। मतलब अभी तक हम अंदाज़ा लगाते हैं ना, जो चीज़ें ज़्यादा मिलेगी उसका मतलब है वो डेली यूज़ में हो रही है, लेकिन हमें क्या पता, हमें कैसे पता, है ना। तो इस तरीके से क्लासीफाइंग फाइंड्स, देखो हम बहुत सारे जो भी हमें मिलता है उसको हम क्लासीफाई करते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कि कैसा मटेरियल था, दूसरा उसका फंक्शन क्या था, इस चीज़ पे हम करते हैं। अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी चीज़ का फंक्शन क्या था तो उसको हम बेसिकली रिसेंबल करते हैं विद प्रेजेंट डे थिंग्स के साथ। मतलब हम आज से कनेक्ट करके देखते हैं, जैसे कि पॉट है, आज के टाइम में उसका क्या काम कर रहे हैं, तो शायद उसी टाइम पे वो लोग भी वही काम कर रहे होंगे। आर्कोलॉजिस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई करते हैं क्या फंक्शन है आर्टफैक्ट का, इन्वेस्टिगेट करके इन कॉन्टेक्स्ट या फिर किस तरीके से किस जगह पे वो मिले हैं, कैसी पोजीशन में वो मिले हैं, उससे भी वो फाइंड करते हैं। समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट इनडायरेक्ट एविडेंस भी देखते हैं, जैसे कि कॉटन मिला है तो इसका मतलब है कि क्लॉथिंग में हम कॉटन का यूज़ करते होंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो अर्ली आर्कोलॉजिस्ट जो थे वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो भी अनयूजफुल और अनफैमिलियर था उसको किस तरीके से उन्होंने किया है इंटरप्रेट, कि वो शायद उसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। मतलब जिस चीज़ को वो समझते नहीं है, समझ नहीं पाते हैं, उसको वो क्या कह देते हैं कि उसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लिखते हैं तो टेराकोटा फिगरेंस मिली है हमारी वुमेन की, एक फिगर मिला है। ठीक है, जो कि हैवीली ज्वेल्ड है, बहुत ज़्यादा उसने ज्वेलरी पहन रखी है, हेड ड्रेसेस भी पहन रखी है, और उसको हम क्या कह रहे हैं, मदर गॉडेसेस बोल रहे हैं। रेयर स्टोन स्टैट्यूटरी मैन की भी मिली है एक स्टैंडर्डाइज पोजीशन में, जिसमें वो सिट है एक हैंड ऑन द नी पे को रख के, और उसको हम प्रीस्ट किंग बोल रहे हैं। सो सिमिलरली इस तरीके से हमने क्लासीफाई कराए, इन सारे स्ट्रक्चर्स को असाइन करिए, किसी को रिचुअल सिग्निफिकेंस दे दी है। जैसे कि हमारा ग्रेट बात है, फायर ऑल्टार्स हैं जो कि हमारे कालीबंगन एंड लोथल में मिले हैं, जिनका हम सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाए तो उनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, रिलीजियस थिंग से हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को तो हम सील्स को भी देखते हैं। तो सील्स में भी बहुत सारी डिपिक्ट होती है रिचुअल सीन्स, जैसे कि प्लांट मोटिव्स क्या दिखाते हैं कि शायद वो नेचर वर्शिप करते थे, इसलिए उन्होंने प्लांट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। कई जगह एनिमल्स भी मिले, जैसे
जैसे कि वन हॉर्न्ड एनिमल मिले जो कि यूनिकॉर्न है, जैसे कि जिसको हम कह रहे हैं कि ये सील्स मिथिकल है, कंपोजिट क्रिएचर्स हैं, ठीक है। कहीं पे एक सील है जिसमें हमें सिटेड क्रॉस लेग्ड एक पर्सन मिला जो कि योगिक पोस्चर में बैठा है, जिसकी चारों तरफ एनिमल्स है, जिसको हम बोलते हैं डिपिक्शन है वो प्रोटोशिवा की, है ना, जो कि एक अर्ली फॉर्म है मेजर डिटीज ऑफ हिंदुइज्म में, है ना। बहुत सारे कोनिकल स्टोन भी मिले जिनको हम लिंगास बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैनी जो रिकंस्ट्रक्शन है हमारे रिलीजन की अजम्पशन लेटर ट्रेडिशन प्रोवाइड पैरेलल विद अर्लियर वन। हमने क्या कोशिश करी कि जो बाद के ट्रेडिशन है उसी से हमने वो वाला जो आज के ट्रेडिशन है उसी से हम पिछले ट्रेडिशंस को कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो हम मूव कर रहे हैं नोन टू द नोन, ठीक है। आज जो चीज़ को हम जानते हैं उससे हम जिस चीज़ को नहीं जानते उसकी तरफ चल रहे हैं। अगर बात करते हैं प्रोटोशिवा शिल्स की, देखो अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेदा, जिसमें एक गॉड है जिसका नाम है रुद्र, जो इसको हम शिवा भी कह रहे हैं। लेटर पुराने ट्रेडिशंस में रुद्र जो है नाइदर तो वो पशुपति दिखाया गया है, मतलब ना ही तो वो लॉर्ड ऑफ एनिमल दिखाया गया है, ना ही वो योगी दिखाया गया है हमारे ऋग्वेदा में, ठीक है। तो ये डिपिक्शन जो है वो मैच तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रोटोशिवा क्यों कह रहे हैं। हो सकता है कि वो शामान है, शामान मतलब कुछ स्कॉलर्स शमन भी कहते हैं। शमन का क्या मतलब होता है, देखो शमन का मतलब होता है ऐसे मैन एंड वुमेन जो कि क्लेम करते हैं मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एंड उनके पास एबिलिटी है टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड, मतलब जिनको जादू मंत्र आता है, शायद वो है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं। लिंगा क्या होता है, एक पॉलीस्टोन होता है जो वर्शिप होता है एज अ सिंबल ऑफ गॉड, जो आज के टाइम पे भी शिवलिंग है तो हमने उसे शिवलिंगा से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने जो चीज़ें पता है आज के टाइम पे उससे कनेक्ट किया है चीज़ों को, राइट। दैट्स इट, हो गया चैप्टर खत्म।